आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के संजय लेक में और यहाँ से होगी आपके लिए तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे फिर वो खेल जगत की हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के बाराबंकी से आ रही दर्दनाक हादसे की खबर के साथ में, जहां पर ट्रक और अर्टिगा की टक्कर हुई जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। तो एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। देवा फतेहपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 6 लोगों ने जान गंवा दी है, जिसके बाद लोग वहां पर काफी ज्यादा परेशान नजर आए। लोग वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, चीख पुकार मचते हुए भी वहां पर नजर आई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में अब इलाज किया जा रहा है। चले जाओ, रास्ता खोल के ले चलिए बात कर लेते हैं बिहार के चुनावी दंगल की, क्योंकि आज पहले चरण के लिए मतदान का शोर, जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। 6 तारीख को मतदान होना है। तो आपको बता दें 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने वाला है। पहले चरण में चुनावी मैदान में दोनों डिप्टी सीएम हैं, साथ ही पहले चरण में 15 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है। तो बड़ी खबर है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे तमाम जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और आज उनके पास आखिरी मौका होगा अपनी बातें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। 121 सीटें जिस पर वोटिंग होने वाली है 6 तारीख को, और उसके बाद 11 तारीख को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 तारीख को आएंगे नतीजे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। तो वहीं विजय कुमार चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, श्याम रजक हैं, श्रेयसी सिंह भी है, रामकृपाल यादव भी है, नितिन नवीन भी है। अच्छा, ये वो चेहरे हैं जो कि सरकार में मंत्री भी इनमें से कई हैं। तो वहीं बाहुबली अनंत सिंह भी हैं, साथ ही खेसारी लाल यादव भी मैदान में हैं। तो ये वो तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला ये तमाम क्षेत्रों की जनता करने वाली। आपको ये बताते हैं कि आखिर बिहार के दंगल में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो कितनी कितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वो भी जरा जान लीजिए। तो ऐसे में कितनी सीटों पर कौन ताल ठोकता नजर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो सीटों के फॉर्मूले पे अगर हम जाएं तो एनडीए में बीजेपी 101 और जेडीयू 101 पे नजर आ रही है। एनडीए में ये लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर ताल ठोक रही है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम उसको भी 6 सीटें मिली थी। तो वहीं आरएलएम 6 पर है। और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के अंदर आरजेडी 143 और कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा लेफ्ट को 30 सीटें मिली है। मुकेश सहनी की पार्टी जो कि 9 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है और इनमें से कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला पहले चरण में यानी कि 6 नवम्बर को होने वाला है। और कहाँ का फाइट है जरा ये भी मैं आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। चाहे वो राघोपुर की बात करें जहाँ से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अनंत सिंह, क्योंकि पर सबसे ज्यादा सबकी निगाह है मोकामा से, वो भी इस क्षेत्र में है और उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। बिल्कुल, ऐसे में अनंत सिंह मैदान में है जो कि एक ऐसा चेहरा है कि जिनकी तरफ हर किसी की निगाहें हैं। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे जिनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये पूरा मुकाबला है। और सीटों के लिहाज से भी हमने आपको समझाया, क्योंकि दिग्गज हैं इसमें। प्रदेश सरकार में कई मंत्री भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा अगर हम भोजपुरी स्टार्स की बात करें तो खेसारी लाल यादव जिनको टिकट दिया गया है छपरा से आरजेडी की तरफ से, तो वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहले फेज में आखिरकार उनकी किस्मत किस तरीके से बिहार की जनता और ऐसे में आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का पहले चरण का, तो सबकी नजर यहीं पर है। और ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सिकटा में अमित शाह की रैली होनी है। तो पहले चरण की अगर बात कर ली जाए तो आज आखिरी दिन है प्रिया, और ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि जो दिग्गज नेता मैदान में है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, आप जिक्र भी कर रहे थे कि अमित शाह की भी आज रैली होने वाली है। राहुल गांधी भी आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे अब नीतीश कुमार भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव या अखिलेश, सभी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी ताकत झोंक दी जा रही है इस बार।
तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी आपने देखा कि वो भी लगातार बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त कूदे हुए हैं। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों की तस्वीर जो कि हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अमित शाह, राहुल गांधी की आज 3 चुनावी सभाएं हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए तेजस्वी यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो कई चुनावी रैलियां उनकी भी हैं। अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए आ रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक तरफ एनडीए की तरफ से तमाम बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में महिला वोटरों से संवाद करने जा रहे हैं और आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर है और ऐसे में आज आपको मालूम है कि चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री संवाद में क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत पर महिलाओं से संवाद होना है। चुनाव अभियान में सक्रिय भागीदारी को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चुनाव अभियान में सक्रिय भागीदारी को लेकर चर्चा है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी पोस्ट किया है। तो देखिए, बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है, लेकिन इसका असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तंज कसा है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि पप्पू, अप्पू और टप्पू वाले बयान पर अखिलेश यादव भी बरसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बीते दिन ही ये बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला किया था और ये कहा था कि इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं। उन्होंने ये भी कहा था अप्पू, पप्पू और टप्पू, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। तो देखिए, एक तरीके से चुनाव तो बिहार में हो रहा है, लेकिन श्रुतिका लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी बिहार में पहुंचते प्रचार प्रसार करते हुए, और इसी वजह से यूपी की सियासत भी बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल, दोनों ही नेता आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जो करंट मुख्यमंत्री हैं वो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तंज कसा गया, उसके ऊपर अखिलेश यादव की तरफ से करारा प्रहार किया गया। उन्होंने एक्स पोस्ट इस बारे में किया है और पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ये लिखते हैं कि जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। ये उनकी तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और ये भी कहा है कि जो खुद में एक रंगी है, लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगे की तिकड़ी है, तो वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है और ऐसे में प्रहार बोला गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए।
चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर एसआईआर के खिलाफ आज कोलकाता में टीएमसी प्रदर्शन करने वाली है। तो ऐसे में टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी एसआईआर के खिलाफ में हल्ला बोल करने वाली है। ममता के साथ में रैली में उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी नजर आने वाले तो हैं। आपको मालूम है कि एसआईआर को लेकर के देश भर में सियासत कैसे तेज हुई। बिहार में सबसे पहले एसआईआर हुआ, इसको चुनौती भी दी गई सर्वोच्च अदालत में, लेकिन फिर सर्वोच्च अदालत की तरफ से हरी झंडी मिलती है और उसके बाद बिहार में एसआईआर होता है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि बाकी राज्यों में भी होना है, तो वहां पर की सियासत बहुत तेज हो गई और इसी कड़ी में टीएमसी प्रोटेस्ट करने वाली है। तो वहीं इस पर कई नेताओं के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं। वो क्या बोल रहे हैं आपको दिखाते हैं। एसआईआर होना चाहिए। सारे बीएलओ पूरा 12 स्टेट में हो रहा है, किसी जगह सिक्योरिटी का मांग नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सीआईएसएफ का क्यों मांग कर रहा है? पश्चिम बंगाल में क्यों उसका डायरेक्टिव का उल्लंघन हो रहा है? ये देखे चुनाव आयोग। हम लोग तो चुनाव के लिए तैयार है, हम लोग ममता को हराएंगे और पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, ममता का विसर्जन देखो। ये लोग डर गया है ना, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम नहीं रहेगा और डेथ वोटर का नाम नहीं रहेगा, छापा वोट कैसे करेगा? इस बार बंगाल में हिंदू जागरण हुआ है और ये लोग जाने वाला। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। प्रिया, एक सवाल है, जब भी हम पार्क में आते हैं और कहीं भी घूमने जा रहे होते हैं तो हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई छेड़खानी या कोई कमेंट हमेशा हमें सुनने को मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के फतेहपुर में। हालांकि सबसे बड़ी बात थी कि जब वो शख्स इस तरीके की हरकत कर रहा था, महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, तो वहाँ पे बजरंग दल के लोग मौजूद थे जिन्होंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो सीधे थाने पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नकाब पहना फैजान नाम का ये शख्स बजरंग दल के हत्थे चढ़ गया। आरोप है कि ये नकाब पहनकर महिलाओं से छेड़खानी करता था, सड़क चलती महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। तस्वीरें फतेहपुर जिले के बिंद की कोतवाली क्षेत्र की हैं, जहां खजुआ रोड पर फैजान नाम का ये शख्स नकाब पहनकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। लड़कियों को रोकना, गलत इशारे करना और फिर भीड़ में गायब हो जाना, यही इसकी रोज की हरकत बन चुकी थी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उस पर शक हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको आवाज से पहचान लिया और जब उसे पकड़ने दौड़े तो फैजान भागने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर की दौड़ भाग के बाद उसे पकड़ लिया गया और सीधे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के फतेहपुर से दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर जो एसडीओ है उन्होंने बिल पास नहीं किया था, इसलिए ठेकेदारों ने उन्हें पीट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल एसडीओ ने मना कर दिया था कि बिना जांच के वो बिल पास नहीं करेंगे, जिसके बाद उनकी पिटाई की गई, उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। फतेहपुर में बिल पास न करने पर एक ठेकेदार और उसके साथियों ने विद्युत विभाग के एसडीओ प्रथम अमित शर्मा के चैम्बर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ठेकेदार और उसके साथियों ने कैसे एसडीओ को घेर रखा है और उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र के बुलेट चौराहा स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत खंड प्रथम कार्यालय में हुई। एसडीओ अमित शर्मा अपने दफ्तर में सरकारी काम निपटा रहे थे, तभी ठेकेदार बलराम सिंह, पप्पू सिंह और पिंटू सिंह उनके चैम्बर में घुस आए। आरोप है कि तीनों ने एसडीओ पर बिल पास करने का दबाव बनाया। जब एसडीओ ने काम की जांच के बाद ही हस्ताक्षर करने की बात कही तो वो आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए एसडीओ पर हमला कर दिया, जिससे एसडीओ के चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घायल एसडीओ अमित शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। काशी की बात करते जहाँ पर देव दीपावली को लेकर के तैयारियां भव्य है। कहा जाता है कि दीपावली देव भी मनाते हैं और इसी वजह से तमाम जो देवता है वो काशी में आते हैं और इस बार तो तैयारियां भव्य हैं। अब बिल्कुल जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वाराणसी के हर घाट की तस्वीर देख लीजिए, सब सज कर तैयार हो चुके हैं कि देव दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाया जाना है। क्या क्या तस्वीरें आई हैं आप भी देखिए। दुनिया भर में मशहूर हो चुकी वाराणसी की देव दीपावली का नजारा देखने के लिए इस बार 15 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे।
बुधवार को पड़ने वाली देव दीपावली पर गंगा घाटों पर होने वाले दीपोत्सव को देखने आने वाले पर्यटकों की इस कदर भीड़ उमड़ रही है कि पूरे वाराणसी में किसी भी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या होम स्टे में कमरे खाली नहीं हैं। वाराणसी में जगह न मिलने के चलते पर्यटकों ने सारनाथ के भी सारे होटलों की बुकिंग फुल कर दी है। देखिए, गंगा आरती तो काशी में रोज होती है, लेकिन जो देव दीपावली को और गंगा दशहरा को जो भव्य गंगा आरती होती है, 21 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती की जाती है और लगभग 42 रिद्धि सिद्धियों के रूप में कन्याएं चंवर डुलाती है और सैकड़ों डमरू दल के लोग निनाद के बीच ये भव्य गंगा आरती होती है। और लगभग 3 दशक से भी पूर्व से गंगोत्री सेवा समिति के बाबू महाराज जी इसको जो शुभारंभ किए, आज ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और इसको देखने के लिए एक एक घर से माताएं बहनें अपने दीप लेकर के आती हैं और गंगा के तट पे लावा और लड्डू के साथ चढ़ा करके पूजन जो परंपरा रही है करते हुए गंगा आरती में शामिल होती हैं। और पूरी दुनिया टेलीविजनों के माध्यम से, और आज तो पूरे होटल, पूरे जो गाड़ी, पूरे बोट यहाँ इतने महंगे महंगे बुक हुए हैं, फिर भी हर आदमी की ललक बनी हुई है कि दशाश्वमेध पे और काशी के घाटों पर चल करके गंगा आरती को देखा जाए। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को देखने काशी पहुंच रहे हैं, जहां लेजर शो और आतिशबाजी का भव्य आयोजन होगा। बनारस के होटल और गेस्ट हाउस पहले से फुल हैं। कमरों का किराया 5,000 से लेकर 25,000 तक पहुंच गया है, तो नाव और क्रूज की बुकिंग भी लाखों रुपए तक में पहुंच गई है। हम लोग जैसे कि पूरे साल वेट करते हैं कि देव दिवाली है, उसमें हम लोग आए लाइव, ये जिनका जो लाइट शो होता है, हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि एक दिन पहले ही देख ले, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है। फिर नेक्स्ट से हम लोग फायर क्रैकर शो देखते हैं। अभी जैसे कि हम लोग को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, होटल वगैरह भी नहीं मिलते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि बोट्स हो गए, उनके भी प्राइवेट बुकिंग करनी होती है, क्योंकि रेट्स इस बार हाँ रेट्स कितने थे इस बार 6,000 पर पर्सन 6,000। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में लाखों की संख्या में देसी और विदेशी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आलम यह है कि 6 महीने पहले ही वाराणसी के सभी जो होटल, लॉज और गेस्ट हाउस हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं। एक कमरे का किराया 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का है। और कुछ यही हाल गंगा में चलने वाली नाव और बजड़ों को लेकर भी है। देव दीपावली के खास मौके पर नाव और जो बजले का किराया है उसे सुनकर आपकी भी शायद जो कान है वो फट जाए और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, क्योंकि एक आदमी का जो किराया होगा वो लगभग 5 से 7,000 रुपए के आसपास है। और पूरे बजले की बात करें या पूरी नाव की बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में जो बजड़े हैं, जो नाव हैं वो बुक किए गए हैं। तो आप ये समझिए कि आर्थिक पक्ष इसका कितना मजबूत है, क्योंकि धर्म के साथ साथ देव दीपावली वाराणसी में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। और माना यह जा रहा है कि इस बार देव दीपावली के मौके पर लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। इस बार देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा के सभी 84 घाटों पर दोनों ओर 15 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और महोत्सव समिति वाराणसी की ओर से मिट्टी के दीपकों की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि देव दीपावली का पौराणिक महत्व बहुत मान्यता रखता है और लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। इस बार देव दीपावली का शुभारंभ शंखनाद और डमरू की गूंज से होगा, जो भगवान शिव की उपस्थिति और काशी की दिव्यता का प्रतीक बनेगी। इस अवसर पर एक भव्य लेजर शो और आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के सभी 84 घाटों पर 15 लाख दिए जगमग होंगे। सिर्फ एक तट ही नहीं, बल्कि वाराणसी में जाह्नवी के जो दोनों तट हैं वो आस्था की रोशनी से सराबोर होंगे। इसके अलावा घाटों पर जगह जगह लेजर और क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बार की देव दीपावली पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में नजर आएगी। जो आरती होगी और इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जो लोग होंगे उनकी याद में विशेष प्रार्थना की जाएगी। देव दीपावली की संध्या पर वाराणसी का आकाश रंग बिरंगी रोशनी और आस्था के प्रकाश से जगमगा उठेगा। इसमें काशी के प्राचीन गौरव, गंगा की महिमा और बाबा विश्वनाथ की नगरी की आस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। है जहां पर पुलिस ने उस शिवसेना नेता को गिरफ्तार कर लिया जिसने डॉक्टर के मुंह पर काली पोती थी। और इस शिवसेना नेता जब गिरफ्तार किए गए तो पुलिस उनको लेकर जाती है उसी जगह पर जहां पर उन्होंने डॉक्टर को काली पोती थी और वहां पर परेड निकलवाती है। आप देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के सीधी में सिविल सर्जन के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में पुलिस फुल एक्शन में है। पुलिस की गिरफ्त में चल रहे शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले जमोड़ी पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जमानत नहीं मिली, जेल वारंट बन गया। उसके बाद जमोड़ी पुलिस ने विवेक पांडे का मेडिकल कराया और फिर अस्पताल चौराहे पर परेड निकाली। विवेक पांडे ने 3 नवंबर को सिविल सर्जन डॉक्टर खरे पर कालिक पोत दी थी, जिसके बाद डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विवेक की गिरफ्तारी तक आंदोलन छेड़ दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने अपना कामकाज भी ठप कर दिया था, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद से जिले में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। दरअसल पिछले दिनों जिला अस्पताल में एक शिव सैनिक की कथित गलत इलाज की वजह से मौत हो गई थी। इससे आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को विवेक पांडे सहित कुछ शिव सैनिकों ने डॉक्टर खरे को रोका और उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। इस दौरान जय भवानी जय शिवाजी के नारे भी लगाए गए। साथ ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है और जिसकी वजह से एक तरफ तो ये अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले सेव टाइगर की मुहिम चली है, तो वहीं दूसरी तरफ दहशत का माहौल भी है। अब दहशत इसलिए है क्योंकि जो बाघ हैं वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, इसी वजह से लोग भी डरे हुए हैं। अब इनको पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग भी जुटा हुआ है। कान्हा टाइगर रिजर्व यानी KTR में 5 खतरनाक बाघ घूम रहे हैं। लामना गांव में इन सभी बाघों को एक साथ देखा गया। सड़क पार करते 5 बाघों से रूबरू पर्यटक तो रोमांचित हो उठे, पर गांव में दहशत पसर गई। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अलर्ट जारी किया गया है और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन के बाहर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में एक साथ 5 टाइगर दिखे हैं। लामना गांव में टाइगर्स का मूवमेंट होने से ग्रामीण दहशत में हैं। टाइगर का ये ग्रुप जब सड़क पार कर रहा था, तभी बाइक से गुजर रहे ग्रामीणों का इनसे आमना सामना हो गया। वन विभाग और KTR के अफसरों ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम के आसपास वन क्षेत्र में 4 से 5 बाघ घूम रहे हैं। वन्य प्राणी अति संवेदनशील क्षेत्र है। कोई भी व्यक्ति अकेले जंगल में न जाए, जंगल में मवेशियों को चराने के लिए न जाए और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कान्हा टाइगर रिजर्व यानी KTR पूरी दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग अंदाज में पर्यटकों को उनके दर्शन होते हैं। कभी बाघ पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते देखे जाते हैं, तो कभी कुंड के पानी में आराम करते। यहाँ तक कि पर्यटकों ने उनको लाइव शिकार करते भी देखा है। चलिए अब बात करें तो उत्तराखंड की, जिसने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लिए और 25 वर्षों में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नीतियां हैं और जो योजना है वो पूरे प्रदेश में ऊर्जा और संचार भर रही हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 25 वर्षों की विकास यात्रा की सराहना की। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए जनहितकारी और ऐतिहासिक फैसलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। इस मौके पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति का विधानसभा में दिया गया ऐतिहासिक संबोधन राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को और भी ऊंचाई तक ले जाना ही हमारा लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल होने के बाद विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था। इस विशेष सत्र में पिछले 25 सालों में राज्य ने क्या मुकाम पाया और राज्य अगले 25 सालों में किस ओर जाएगा, इस विषय पर चर्चा हुई।
चलिए बात कर लेते हैं बिहार के एसआईआर मामले की, जिसपे आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिन याचिकाओं ने चुनौती दी थी उस पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछली बार कोर्ट ने ब्यौरा मांगा था 3,66,000 वोटर्स के नामों का, और साथ ही डीएमके की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज सुनवाई हो रही है। तो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी सर्वोच्च अदालत में, जिस पर सुनवाई पहले भी हुई थी, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस भी दी गई थी। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। बिहार में एसआईआर को लेकर के सियासत भी हमने खूब देखी, बाकायदा विपक्ष लगातार वोट काटने का आरोप भी लगाता नजर आया। तो एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी है, और ऐसे में अब याचिकाओं को लेकर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो सभी की निगाहें इस तरफ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला इन याचिकाओं के ऊपर आता है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। हालांकि आपको बताते चले कि बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो देखिए, जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव आज होने वाला है, और ऐसे में 2 पालियों में ये चुनाव हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक लोग वहां पर मतदान कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर दोपहर 2:30 से 5 बजे तक भी वोटिंग कर पाएंगे। 6 नवंबर को जेएनयू छात्र संघ के नतीजे आने वाले हैं। तो जेएनयू छात्र संघ चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है। साथ ही छात्र संघ चुनाव में 2 पालियों में मतदान होगा। सुबह 9 से 1 और दोपहर 2:30 से 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। तो बड़ी खबर है जेएनयू छात्र संघ चुनाव को लेकर के, आज वोटिंग होगी और अब देखना होगा कि आखिरकार छात्र संघ चुनाव में जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं। वोटिंग को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सुरक्षा भी बेहद ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मैहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ पर तस्करों ने जो खीरा छुपा कर रखा हुआ था नशे का, और जैसे ही ये नशे की खेप बरामद की गई उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लौकी की बेलों के ढेर और इन्हें हटाती पुलिस। तस्वीरें देख आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लौकी की बेलें और रेत को फावड़े से हटाते पुलिस के जवान। यही नहीं, जेसीबी से भी रेत की खुदाई हो रही है। लेकिन सब्जियों की बेल के नीचे और रेत के ढेर के अंदर से जो निकला उसने सभी को सन्न कर दिया। इसके नीचे नशे का बड़ा जखीरा छिपा कर रखा गया था। रेत के ढेर में 280 शीशियों से भी ज्यादा कफ सिरप बरामद की गई। चौंकाने वाला मामला है मैहर के सन्नेही गांव का, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी स्ट्राइक की। देख सकते हैं कि कैसे नशे के सौदागरों ने कानून से बचने के लिए नशीली कफ सिरप की शीशियां रेत के ढेर में छिपा रखी थी, और इसके ऊपर लहरा रही थी लौकी की बेलें, ताकि किसी को भी तनिक भी शक न हो। लेकिन नशा तस्करों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने जब बेलें हटाकर जेसीबी की मदद से पूरी खुदाई कराई तो बोरी दर बोरी नशीली कफ सिरप की कई शीशियां बरामद हुई। सूचना पर जब पुलिस गांव में पहुंची तो वहां प्रांगण में रेत का ढेर था, काफी बड़ा ढेर था, और उसके अंदर बोरों में छुपाकर ये शीशियां रखी गई थी। यहाँ तक कि लौकी की बेल भी वहां पर उगा दी गई थी और बेल रेत के ऊपर चढ़ा दी गई थी। उसको हटाकर रेत को कुछ बोरियां निकाली गई, और संभावना व्यक्त की जा रही थी काफी इसमें अंदर और माल हो सकता है। तो थाना प्रभारी द्वारा जेसीबी बुलवाई गई। जेसीबी से पूरी रेत को खंगाला गया तो उसमें से कई सारी बोरियां निकली जहां पर ये माल छिपाया गया था। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी धर दबोचा है, जिससे ये सुराग लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये नशे की खेप कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी।